मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो में अगर आपको याद हो हमने अपना फैशन और डिज़ाइन का बहुत ही खूबसूरत और रंगीन सफ़र शुरू किया था। अब समय है इसी सफ़र में आगे जाने का, इसकी गहराइयों को समझने का। तो तैयार हो मेरे साथ इस सफ़र पे चलने के लिए? वेलकम टू नॉलेज इज़ फन, जहाँ पर आज हम शुरू करने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन या फिर डिज़ाइन के तत्व। कौन से ऐसे तत्व हैं जिनसे हम डिज़ाइन को बनाते हैं? तो चलिए, सबसे पहला कंसेप्ट था डिज़ाइन का, जिसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। दो तरह के डिज़ाइन भी हमने पढ़े थे, याद आया? स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, अप्लाइड डिज़ाइन। अब समय है आगे बढ़ने का, और डिज़ाइन में दो बेसिक कंसेप्ट्स हैं। पहला है तत्व और दूसरा है सिद्धांत। अब तत्व और सिद्धांत जानने से पहले ये समझ लो कि तत्व और सिद्धांत में फ़र्क क्या होता है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक केक है, आपको ये केक बनाना है। अब इस केक के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ सामग्री चाहिए। अब ये जो सामग्री है ये तो ज़रूरी है ना, बिना सामग्री के तो केक नहीं बनेगा। इस सामग्री को अलग अलग तरह से बनाकर हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह की रेसिपी तैयार करते हैं। अब रेसिपी तो अलग अलग हो सकती हैं, बहुत सारी तरह से बन सकता है, लेकिन सामग्री रहेगी और सामग्री ज़रूरी है। क्लियर है ये? तो यहाँ पर डिज़ाइन में तत्व जो है वो सामग्री का काम करता है और सिद्धांत जो है वो रेसिपी का। मतलब तत्व हमें ये बताता है कि कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल होना है, और सिद्धांत वो लचीले होते हैं। और जो फैशन डिज़ाइनर और टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स हैं वो तत्वों को दिशा निर्देश की तरह इस्तेमाल करते हैं। तत्वों को इस्तेमाल करके अलग अलग तरह से सिद्धांतों को इस्तेमाल करके नए नए डिज़ाइन बनाते हैं। तो देखते हैं तत्व होते कौन कौन से हैं। 4 तत्व हैं हमारे पास: रेखा, रंग, आकृति या आकार और फिर बुनावट। कोई भी आप शेप ले लो, कोई भी आप चीज़ सोचोगे तो इन चारों के बिना वो नहीं बन सकती। जैसे आप कहोगे क्यों, ये एक शेप है, इसमें तो कोई लाइन ही नहीं है, ना इसमें कोई रंग भरा है हमने और ना इसकी कोई आकृति है। अब अगर आप ध्यान दो तो आप देखोगे कि ये जो है ये लाइंस है। लाइंस नहीं होती तो कोई शेप था ही नहीं। इन लाइंस के अंदर अगर कोई रंग नहीं भी है तो भी कुछ तो दिख रहा है, ये रंग हो गया। उसके बाद आकृति, चाहे आपके मतलब की हो या ना हो, लेकिन एक आकृति तो बनी हुई है ना ये तो आकृति के बिना भी कुछ नहीं हो सकता। और इस आकृति के अंदर कोई ना कोई बुनावट ज़रूर है। आप पहले देख रहे थे उसमें नीले रंग की धारियाँ थी, और अब जो मैंने इसमें कलर भरा है वो है इसमें, ये देखिए, ये इसकी बुनावट हो गई। तो रंग, रेखा, आकार और बुनावट, इसके बिना कोई भी डिज़ाइन नहीं बन सकता। फिर सिद्धांत क्या है? हमारे पास जो सिद्धांत हैं वो हैं 5: संतुलन, अनुपात, आवर्तन, महत्व और सामंजस्य। इसमें क्या है? बैलेंस का मतलब लाइन, कलर, शेप और टेक्सचर, इन सबको किसी ना किसी संतुलन में रखना। देखो आप इस पेंटिंग में आपको संतुलन नज़र आ रहा है, इस साइड और इस साइड। उसके बाद अनुपात, हमने जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल किया, चाहे वो रंग हो या डिज़ाइन हो, वो सब एक अनुपात में होने चाहिए और एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे इसमें आप देख रहे हो कोई आवर्तन है, रेपिटेशन होना चाहिए, कोई एक सेट पैटर्न होना चाहिए। फिर एम्फेसिस या महत्व, इस पूरे डिज़ाइन में आप बताओ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आप जब भी देखते हो तो ये सबसे लाल आँख जो है ये सबसे पहले नज़र आती है। और जब हमारा तत्व और सिद्धांत सब चीज़ें एक दूसरे के साथ मैच करती हैं तो हो जाता है हार्मनी या फिर सामंजस्य, जैसे इस पेंटिंग में है जिसमें रंगों का, लाइंस का, शेप्स का, सब चीज़ों का एक सामंजस्य है। तो बेसिक तत्व और सिद्धांत समझ में आ गए। आज हम तत्वों के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। सबसे पहला तत्व जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रंग। आप किसी भी दुकान पे जाते हो सबसे पहले ये कहते हो, भैया वो लाल वाला हमें दिखाना। तो सबसे पहली चीज़ जो किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करती है वो है रंग। और हमारी ज़िंदगी में हम बिना रंग के कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमारी ज़िंदगी रंगों से बनी हुई है। वस्त्र निर्माण में सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है उनमें से रंग एक है, चाहे वो घर के वस्त्र बन रहे हों या
व्यापारिक बन रहे हो या संस्थागत बन रहे हो। उसके बाद मौसम, समारोह और लोगों की भावनाओं को भी ये प्रतिबिंब करते हैं। जैसे इस फोटो में आप देख रहे हो, अलग अलग सीजन्स आपको कलर से दिख रहे हैं। सबसे पहला जो सीजन है वो बसंत दिख रहा है, फिर गर्मी आ गई, फिर ऑटम है और आखिरी में सर्दियां हैं। तो हर रंग कुछ ना कुछ आपको कहता है और आपके मूड्स पर भी फर्क पड़ता है, आपकी भावनाओं का। कभी मूड अच्छा होता है तो आप ब्राइट से कलर्स, फैशन वाले कलर्स निकालते हो, कभी मूड खराब होता है तो जो हाथ पड़ जाता है वो निकाल लेते हैं हम। उसके बाद आता है पसंद के कारण क्या है, हम कौन से रंग को लेते हैं। इसमें कोई भी फैशन डिज़ाइनर है तो उसे इन पसंद को, इस कारकों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो कारक कौन से हैं? संस्कृति, फैशन, परंपरा, जलवायु, मौसम या फिर व्यक्तिक कारण। इसका एग्जाम्पल अगर आप लो तो हमारे यहाँ जब शादी होती है इंडिया में तो हम बहुत ब्राइट से कलर्स पहनते हैं, रेड पहनते हैं, मैजेंटा पहनते हैं, पीला पहनते हैं। और जब कभी वेस्ट में शादी होती है तो वो ज़्यादातर आप देखोगे हमेशा ब्राइट जो है वो वाइट कलर में होती है और जो जेंट्स होते हैं वो ब्लैक कलर का सूट पहनते हैं। उसी तरह अगर हमारे यहाँ किसी की मृत्यु हो जाए तो हम सफ़ेद कपड़ों में जाते हैं और वेस्ट में वो काले कपड़ों में आते हैं। डिज़ाइनर को ये पता होना चाहिए। उसी तरह जलवायु, मौसम, इन सब का कपड़ों पर और रंग पर प्रभाव पड़ता है। दिन के रंग अलग, रात के अलग, सर्दियों के अलग, गर्मियों के अलग। ये सब किसी भी डिज़ाइनर को पता होना बहुत आवश्यक है। अब डिज़ाइनर एक सुनिश्चित विवरण के लिए रंगों का चयन सावधानी पूर्वक करता है और वो ये भी देखता है कि कपड़े पे रंग कैसा चढ़ेगा। अगर आप कभी डाई कराने जाओ तो सिल्की साड़ी के साथ ब्लाउज डाई नहीं होता, चुन्नी का रंग सूट से थोड़ा सा फर्क रह जाता है। उसका कारण क्या है? अब यहाँ आप देखो कितनी तरह के धागे हमारे पास है ना, हर पर डाई एक ही हुआ है, लेकिन ये 5 तरह की धागे और सब पे अलग रंग है। इस पे सबसे हल्का है और इस पे सबसे गाढ़ा है। तो डिज़ाइनर को ये ज़रूर पता होना चाहिए किस रेशे पर किस तरह का रंग चढ़ता है। फिर हम आते हैं कलर थ्योरी। बेटा रंग जो है वो बहुत लंबा टॉपिक है तो हम रंग को अभी सारा कवर नहीं कर पाएंगे। रंग के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, हम इसमें बस एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो रंग को प्रकाश के किसी भी वस्तु के पृष्ठ से जब टकराता है तो वो परावर्तन होती है लाइट। जैसे ये अगर हमारा कोई सरफेस है, इस पे ये लाइट आ रही है। लाइट जो है बहुत सारे रंगों से बनी होती है, ये तो आपको पता है, 7 रंग तो हम सभी को पता है। अब कुछ रंग जो है ये सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ रंग को ये वापस भेज देता है। तो इतने रंग आए, ये वाले रंग उसने एब्जॉर्ब कर लिए और जो रंग वो वापस भेजता है हमारी आंख से टकराता है और हमारी आंख ये दिमाग को बताती है कौन सी वेवलेंथ का रिफ्लेक्शन हुआ है और हमें वही रंग नज़र आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर पिंक, तो रोशनी में तो सारे रंग हैं, जो रंग वो रिफ्लेक्ट कर देता है वो रंग हमें नज़र आने लगता है। अगर रोशनी नहीं होती है, अंधेरा होता है, रात होती है, तो आपको कोई रंग नज़र नहीं आता है। और अगर सारे रंग वापस चले जाएंगे, परावर्तित हो जाएंगे, तो सफ़ेद रंग बन जाएगा। ठीक है, इस कलर जैसे आप यहाँ पर देखो सारे अलग अलग रंग हमें नज़र आ रहे हैं, अलग अलग टेक्सचर्स हैं। तो जहाँ पर जो रंग रिफ्लेक्ट हो रहा है वही रंग हमें नज़र आता है। हम बस रंगों में एक टॉपिक करेंगे जो है कि वस्त्रों पर रंग करना, क्योंकि ये फैशन से ही रिलेटेड है। वस्त्र के उत्पाद के चरणों में हम जहाँ पर रंग करते हैं, किस स्टेज पे हम कपड़ा बनाने के रंग कर रहे हैं, उससे बहुत तरह के डिज़ाइन प्राप्त होते हैं। जैसे कि रेशे के स्तर पर अगर हम रंगाई करें तो क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझो, रेशा पिछले साल आपने ये पढ़ा होगा पर हम रिवाइज करते हैं। जो हमारे वस्त्र का सबसे छोटा तंतु होता है, सबसे छोटा जो कैरेक्टर है वो है रेशा, वो बहुत छोटा होता है। इन रेशों को आपस में हम बटते हैं और इनको बट कर हम क्या बनाते हैं, एक धागा या फिर यार्न। ठीक है, धागा। इन धागों को हम जब जोड़ते हैं तो कई बार क्या होता है, हम 2-3 धागे एक साथ जोड़ते हैं और मोटा धागा तैयार कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं मल्टी फिलामेंट यार्न या फिर बहुरेशीय धागा। उसके बाद जो है इन धागों को जोड़कर, बुनकर, ताने बाने में हम एक कपड़े को तैयार करते हैं। तो हमारे पास 3 स्टेज हो गई। पहली स्टेज हो गई रेशे की स्टेज, दूसरी हो गई धागे को रंगना और तीसरा हो गया जब कपड़ा रंगते हम। ये आप सबको पता है, ये हम सब करते चले आ रहे हैं, कपड़े की रंगाई। तो सबसे पहला है रेशे के स्तर पर रंगाई। ये बहुत कम होती है क्योंकि ये बहुत महंगी प्रक्रिया है। रेशे पर जो तंतु ऐसे हैं, जो रेशे ऐसे हैं जैसे कि नायलॉन था, पॉलिएस्टर था, ये पानी को सोखते नहीं हैं, तो इन रेशों को रंगा नहीं जा सकता। और क्योंकि इन रेशों को रंगा नहीं जा सकता तो हम क्या करते हैं, रेशों को बनाने के बाद नहीं रंग सकते, तो जब हम रेशा बना रहे होते हैं हम उसी समय उसमें डाई डाल के इसे रंग लेते हैं। या फिर तीसरी कंडीशन क्या है जब रेशे को हम रंगते हैं, कि ऐसे धागे जिसमें बहुत रंगीय रेशा हो। तो इस पिक्चर में अगर आप देखो तो पहली वाली जो पिक्चर है इसमें हमने रेशा रंगा है, और जहाँ हमें बहुरंगीय धागा चाहिए, जैसे ये ऊन है, इसमें आप देखो लाल, हरा, पीला, यहाँ पर पर्पल, वाइट, बैंगनी, बहुत सारे रंगों का धागा है। अगर धागे में ही बहुत सारे हमें रंग चाहिए तो हम
रेशों को रंग के उनको बुन लेते हैं। तो अगर हमने ऐसे यहाँ पर लाल रंग का रेशा लिया और उसके बाद हमने नीले रंग का रेशा ले लिया तो हमारे पास बहुरंगीय रेशा तैयार है। क्लियर है ये। अब हम आते हैं अगली स्टेज पर, जो है धागे के स्तर पर रंगाई। धागे के रंग पर जो रंगाई है ये बहुत डिज़ाइन बनाने में मदद करती है। यहाँ पर भी आप अगर पिक्चर देखोगे तो पहली वाली जो पिक्चर है इसमें हमने धागा रंग दिया है नीला और लाल रंग, हरे रंग का। तो हम अलग अलग रंग के धागे रंग सकते हैं और फिर हम उनको जब बुनते हैं ताने बाने में तो हम इस तरह से उनको सेट कर सकते हैं। आप अगर पिक्चर देखोगे सबसे पहले हमने हरा वाला धागा लगाया, फिर हमने सफ़ेद और ब्राउन कलर का धागा लगाया और फिर हमने जब इन्हें ताने बाने में बिना है तो हमारे पास नई तैयार डिज़ाइन हो जाते हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेकिन इसमें धारीदार पट्टियाँ, चाकदार कपड़ा, पट्टू, जरी की जो साड़ियाँ होती हैं उनके जो बॉर्डर होते हैं, जैकार्ड होता है, यहाँ पर हम इस तरह का धागा की रंगाई को इस्तेमाल करते हैं। एक और केस है जहाँ पर हम ऐसे रंगों को इस्तेमाल करते हैं, वो है इकत के केस में। इकत या बंधेज की जो साड़ियाँ होती हैं, पटोला की जो साड़ियाँ होती हैं, इनको अगर आप देखो तो क्या करते हैं, इसमें हमने धागे को रंगा है लेकिन अलग तरह से। यहाँ पे इस वाले केस में हमने पूरे पूरे धागे रंगे थे और यहाँ पर हमने क्या किया है, धागे को अलग अलग जगह से रंगा है। जैसे यहाँ पे हमने धागा रंगा है, बाकी जगह नहीं रंगा। इसी तरह से हम धागे को लगाकर जब हम ऐसे ऐसे करके बुनेंगे तो हमारे पास सुंदर इकत के या पटोला के पैटर्न तैयार हो जाते हैं। जब हम एक डायरेक्शन का धागा रंगते हैं, जैसे हमने यहाँ पर रंगा है, सिर्फ एक डायरेक्शन में रंगा है, तो हमारे पास बनता है इकत का पटोला का। और जब हम दोनों डायरेक्शन में रंग देते हैं तो हमारे पास पटोला आ जाता है, इकत आ जाता है, सॉरी। वस्त्र के स्तर पर रंगना ये सबसे कॉमन है, ये तो सभी को पता है। सामान्य एक रंग के कपड़े भी हम तैयार कर सकते हैं और अलग अलग आकार के भी। इसमें बांध के, बाटिक के द्वारा रंग के, चित्रकारी से, छपाई से, एम्ब्रॉयडरी, कशीदाकारी, पैच वर्क, गोटा पट्टी, जितनी तरह से आप चाहो उतनी तरह से कपड़े को रंग सकते हो। वस्त्र के जो डिज़ाइनर है, फैशन डिज़ाइनर, टेक्सटाइल डिज़ाइनर, वो अंतिम उत्पाद सोचते हैं कि उन्हें क्या तैयार करना है। उन्हें बहुरेशिया धागा चाहिए या उन्हें पटोला का डिज़ाइन चाहिए, इकत का डिज़ाइन चाहिए या पूरा, और इसके हिसाब से वो तय करते हैं कि हमें रंगाई किस स्तर पर करनी है। ठीक है, बाकी हम रंगों के बारे में करेंगे अब हमारे अगले वीडियो में। फिर हम आते हैं बुनावट या टेक्सचर पर। अब बुनावट क्या है? देखने और छूने की जो संवेदी अनुभूति होती है, जो स्पर्श और दृश्य की गुणवत्ता बताती है, उसे हम कहते हैं बुनावट। प्रत्येक वस्तु की एक विशिष्ट बुनावट होती है और जैसे आप इस डायग्राम में अगर देखो तो यहाँ पर ये जो कपड़ा है इसमें चमक है, ये पतला भी है, इसमें भी ज़्यादा शाइन है। ये जो कपड़ा है ये डेनिम जैसा लग रहा है, खुरदुरा लग रहा है, इसमें चेक्स दिख रहे हैं। ये ग्रेनी सा है, जैसे मिट्टी होती है, रेतीला सा लग रहा है। तो अलग अलग कपड़ों का अलग अलग टेक्सचर है और हर चीज़ का अपना टेक्सचर होता है। अगर आप बैकग्राउंड भी देखो तो इसमें आप ये जो नीला हिस्सा है इसका टेक्सचर अलग है, लकड़ी जैसा है नीले रंग की। पत्तियों का टेक्सचर एकदम अलग है फूल की, और ये जो नीचे हरी पत्ती है इसका टेक्सचर एकदम अलग है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हर चीज़ का, स्टील हो, लकड़ी हो, हर चीज़ का अपना एक टेक्सचर या बुनावट होती है। अब ये डिपेंड किस पे करती है? सबसे पहली है कि वो दिखाई कैसा दे रहा है, क्या वो चमकीला है, मंद है, अपारदर्शक है, घना है, पारदर्शी है, पारभासी है या चिकना है। सब तरह के टेक्सचर्स आपको मैंने इस डायग्राम में दिखा ही दिए थे, इसमें सब तरह के टेक्सचर्स हैं। तो पहला ये है कि वो दिखता कैसा है। दूसरा आता है कि वो छूने में कैसा है, हमारी स्किन के ऊपर वो कैसा नज़र आ रहा है। और तीसरा है कि उसकी प्रकृति कैसी है, वो ढीला है, लटका हुआ है, कड़ा है, बाहर निकला हुआ है, किस तरह का है। जैसे अगर आप इसमें देखो ये नेट है, नेट फूला हुआ आ रहा है, ये जो कपड़ा है ये भी फूला हुआ है, लेकिन जो ऊपर चमकीला है, ये जो इसके इनका बॉर्डर्स बना है, इसमें शाइन है, ये शरीर से चिपका हुआ है। उसी तरह ये जो नीला वाला गाउन है ये एकदम शरीर से चिपकता हुआ है, लहरा रहा है ये। तो अलग अलग कपड़ों का अलग अलग फॉल होता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे? कपड़ा देखने में कैसा लग रहा है, उसकी प्रकृति कैसी है, वो छूने में कैसा लगता है और उसकी प्रकृति कैसी है, उसका फॉल कैसा आता है। ये सब चीज़ें किसी भी कपड़े की बुनावट तय करती हैं। फिर हम आते हैं इसका उद्देश्य क्या है, कि दूसरे कपड़े में रुचि पैदा करना। जैसे आप अगर इस गाउन को ही देखो तो इसमें आप देखेंगे नीचे अलग टेक्सचर आ रहा है और ऊपर जो है शाइन है, तो ये रुचि उत्पन्न करता है, व्यक्ति में वांछित लक्षणों को उभारता है। व्यक्ति पतला है या मोटा है, उस हिसाब से हम तय करते हैं कि उसे फूला हुआ कपड़ा देना है या सिपटा हुआ पतला। सुमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाई गई बुनावटों को पारस्परिक अनुकूल संबंध हम ढूंढते हैं, और पोशाक के उपयोग में लाई जाने वाली बुनावट वो शारीरिक आकार पर, निजी गुण पर, वेशभूषा पर, आपकी त्वचा पर और आकार पर और अवसर पर निर्भर करती है। जैसे अगर हम पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं तो हम शाइन वाले कपड़े पहनते हैं,
घर में होते हैं तो नहीं पहनते, दिन में हम बहुत शाइन वाले कपड़े नहीं पहनते हैं। अब कौन से ऐसे कारक हैं जो बुनावट का निर्धारण करते हैं? हमने जो जो अभी टेक्सचर्स करे नीचे के पिक्चर्स में आपको सब दिख जाएंगे। ये ट्रांसपेरेंट सा कपड़ा है, बहुत पतला कपड़ा है। दूसरा वाला जो है इसमें शाइन है। जो तीसरा है ये सपाट है। जो चौथा है कॉटन जैसा, इसमें बिल्कुल शाइन नहीं है। आप देखोगे सिलवट भी नज़र आ रही है। ये तौलिया जैसा कपड़ा है, फर वाला कपड़ा है। जब निटिंग होती है या ऊन का इस्तेमाल करते हैं उसमें बिल्कुल शाइन नहीं होती है, उसमें खिंचाव होता है। और जो लेस है इससे हम बहुत सारे सुंदर तरह के डिज़ाइंस पैदा कर सकते हैं। तो कौन से कारक है? सबसे पहला कारक है रेशा। जैसे आपने अभी नीचे देखा, कॉटन है, ऊन है, कैसा है? रेशा कौन सा है? प्राकृतिक है, मानव निर्मित है? उसकी लंबाई कितनी है? जैसे आप चोटी बनाओ, अगर बाल लंबे हो तो चोटी बराबर बनती है, छोटे होते हैं तो बाल निकलते रहते हैं। उसी तरह अगर रेशा हमारा छोटा होगा तो धागा जो हमारा बनेगा, जैसे कॉटन का होता है, वो उतना स्मूथ नहीं होगा, वो थोड़ा खुरदरा रहेगा। धागे का संसाधन और धागा किस प्रकार का है, धागा हमने कैसे बनाया और किस विधि से बनाया है, उसमें घुमाव कितना है, उसकी उत्कृष्टता कैसी है, धागे का प्रकार कैसा है, सरल, जटिल, नवीन, ये सब आप 11th क्लास में कर चुके हो। नॉवेल्टी यार्न, सरल यार्न, ये सब आपने 11th में किया हुआ है। वस्त्र निर्माण की तकनीक कैसी है, बुनावट हमने कैसी करी है? हमने बुनाई करी है, उसको बुनावट है उसमें, या हमने सुइयों से बिना है, ये नमदा बनाया हुआ है, लेस बनाई है, गूंथ के बनाया है, जाली बनाई है, किस तरह से हमने वस्त्र को बनाया है। और वस्त्र की सज्जा ये सिंपल है, उसे हमने फिनिशिंग जो देते हैं बाद में कड़ा करने के लिए, अपने घर में कपड़ों को भी देते हैं हम, उन पे मार लगाते हैं, उनको कैलेंडरिंग मतलब माप चरक करवाते हैं, गोंद लगाते हैं, उसको प्रेस करते हैं। ये सब उसकी अलग अलग वस्त्रों की सज्जा हो गई। कैलेंडरिंग, टेंटरिंग, नैपिंग, परिकृष्ट करना, ये सब आप 11th में कर चुके हो। और फिर है पृष्ठीय सजावट, लास्ट है, जब हम कपड़े के ऊपर कुछ डिज़ाइन बनाते हैं जिससे कि उसका डिज़ाइन डिसाइड होता है, उसका टेक्सचर। जैसे अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो टेक्सचर इसका बिल्कुल स्मूथ है, सारे त्वचा से लगे हुए हैं। उसके बाद हमने इसके ऊपर भी, इस डिज़ाइन में हमने यहाँ पर ऊपर से भी इसमें बहुत सारा स्पार्कल लगाया हुआ है, चमक दी हुई है, ताकि इसका जो टेक्सचर है यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको अलग अलग तरह की चमक नज़र आएगी, अलग अलग तरह का ग्लिटर नज़र आएगा। ठीक है, तो ये हो गया टेक्सचर। फिर हम आते हैं रेखा पर। रेखा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसके बिना कोई शेप नहीं बनता। तो रेखा क्या होती है? वो चिन्ह जो दो बिंदुओं को जोड़ती है, इसका एक प्रारंभ और एक अंत होता है। ये तो मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ है, गणित में। अब रेखा जो है वो वस्तु की आकृति और आकार की रूपरेखा होती है। रेखा से ही अलग अलग शेप्स बनते हैं, हमने ये भी देख लिया था। ये वस्तुओं को आकृति प्रदर्शित करती है और उनको गति प्रदान करती है। गति कैसे प्रदान करे? यहाँ पर ये लाइंस ऐसे ऐसे चल रही हैं, तो इनकी गति कैसी हो गई? यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे लाल वाली पे, तो यहाँ पर उसके कोट की वजह से लंबी लाइनें आ रही हैं, यहाँ पर ये गति दे रहा है, तो ये गति प्रदान करता है। और रेखा और आकार ये दो तत्व हैं जो मिलकर डिज़ाइन का फाइनल जो रूप बनेगा वो रेखा और आकार से बनता है और योजना का सृजन करते हैं। वस्तु पर हम जो सजावट देखते हैं वो भी रेखा और आकारों से ही बनाई जाती है। अब रेखा भी दो तरह की होती हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। सरल रेखा जो है वो स्ट्रेट लाइंस हो गई, सीधी आपको नजर आ रही है। ये बल, सामर्थ्य और दृढ़ता को दिखाता है। इसका प्रभाव जो है वो पुरुषोचित होता है। तो आप ज़्यादातर देखिए, कभी ऑफिस में अगर आप जा रहे हो तो इसी तरह का आप ड्रेस पहनते हैं, ज़्यादातर लाइनों वाला, बहुत डिज़ाइन वाला नहीं। और वहीं अगर आप कहीं शादी वादी में जा रहे हो तो आप फ्रिल वाला, घेर वाला, इस तरह के भी ड्रेसेस पहनते हैं। तो जो वक्र रेखाएं हैं, सर्कुलर लाइंस हैं, वो मृदु तथा शालीन होती हैं और ये नारित्व तथा कोमलता का प्रभाव पैदा करती हैं। तो रेखा समझ में आया। अब सरल रेखा देखते हैं। सरल रेखा जो है वो दृढ़ अखंडित रेखा होती है और दिशा के अनुसार विभिन्न प्रभावों का सृजन करती है। यह आपकी मनोवृत्ति का भी प्रदर्शन करती है। जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं ऊर्ध्वाकार रेखाएं, ये ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगी तो फिर ये लंबाई का या ऊंचाई का एहसास दिलाती हैं। इसका प्रभाव है तीव्र, सम्मानजनक और सुरक्षित। मतलब जो भी व्यक्ति है, जब हम ऑफिस वगैरह में जाते हैं लाइंस को करते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा, ये थोड़ी दृढ़ता को दिखाता है। जो क्षैतिज रेखाएं ये एक से दूसरी ओर जाती हैं और चौड़ाई का एहसास दिलाती हैं। धरातली रेखा की पुनरावृत्ति होती है इसमें। ये स्थायी एवं सौम्य प्रभाव दिखाती हैं, इसमें स्थायित्वता होती है। तिरछी एवं विकर्ण रेखाएं ये बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं और ये डिपेंड किस पे करता है कि इसका जो लाइंस का जो एंगल है, ये इसकी दिशा है वो कैसी है। अगर ये लाइंस ज़्यादा लेटी हुई होंगी
तो ये क्षैतिज रेखाओं का प्रभाव उत्पन्न करेंगी, और अगर ये ज़्यादा खड़ी हुई होंगी तो ऊर्ध्वाकार रेखाओं का। ये सक्रिय, आश्चर्यजनक और नाटकीय प्रभाव पैदा करती हैं। इस पिक्चर में आपको नजर आएगा अलग अलग लाइंस का हम किस तरह प्रयोग करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रेखा है वहाँ चौड़ाई दिख रही है, ऊर्ध्वाकार रेखाओं में लंबाई, और टेढ़ी रेखाओं की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे कमर पर बहुत पतला हो। फिर आते हैं हम वक्र रेखाओं पर या फिर कर्व्ड लाइंस। किसी भी कोटि की गोलाई है अगर रेखा में तो वो होती है हमारी वक्र रेखा। सरल एवं जटिल भी, ये सरल भी हो सकती है और जटिल भी हो सकती है, जो हम हाथ से कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बना सकते हैं, जो कि आपको इसमें नजर आ रहा है। फिर हम देखते हैं सीमित वक्र और वृत्तीय वक्र। बेटा ये वैसे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है सीमित वक्र और वृत्तीय वक्र, लेकिन याद करिए इस साल से आपके एग्जाम में बहुत सारे MCQs आने हैं, और क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चंस आएंगे इसलिए हमें हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और हो सकता है ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, किस तरह का एग्ज़ाम हो, तो आपको हर छोटी छोटी चीज़ की समझ होनी चाहिए, और अगर ध्यान दोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। सीमित वक्र वो है जहाँ पर छोटी सी गुलाई होती है, जैसे ये हो गया, और अधिक कोटि की गुलाई अगर है तो ये वृत्तीय वक्र हो जाता है, जैसे इसमें आपको नज़र आ रही है, यहाँ नज़र आ रही है, ये सब हो जाते हैं वृत्तीय वक्र। अब कुछ वस्तुएं जो हैं ज़्यादातर शेप में, नेचुरल चीज़ों में कोई ना कोई कर्व होता है, तो हम उसी के हिसाब से उनका नाम देते हैं, जैसे परवलीय है, कुंडली है, विसर्पणी है, केशपिन, जिस भी चीज़ का है। जैसे अगर मैं ये देती हूँ तो ये सांप मान लोगे आप। अगर मैं 8 का शेप बनाती हूँ तो ये 8 हो जाएगा। तो इसी तरह से अब लंबी और लहराती जो रेखाएं हैं वो मनोहर और लयबद्ध लगती हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो। जो बड़े गोल वक्र की रेखाएं वो नाटकीय स्पर्श को दिखाती हैं और माप को बढ़ा चढ़ा के दिखाती हैं। तो कोई अगर मोटा व्यक्ति है तो हम ऐसे कपड़े नहीं देंगे जैसा कि आपको दूसरी वाली फिगर में दिख रहा है। और छोटे और हल्के जो वस्त्र हैं वो युवा और प्रफुल्लित लगते हैं, खुशी देने वाले। इन तीनों पिक्चर से क्लियर हो रही हैं आपको बातें। अब हम आते हैं तीसरे पर, जो कि है आकृति या आकार। ये लास्ट है हमारा। अब आकृति और आकार, फाइनली लाइंस को जोड़कर हम आकृति या आकार बनाते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है अलग अलग तरह के आकार बन सकते हैं। आकार जो है वो द्विमितीय भी हो सकता है, जैसे कि एक कागज़ या वस्त्र पर चित्रकारी करना या मुद्रण करना। जैसे अगर हम पीछे इस पिक्चर को देखें तो ये हमने सिंपल ड्राइंग बनाई है, जबकि तीसरी वाली जो पिक्चर है, लाल वाला ये जो गाउन है, इसमें आपको डेप्थ भी नज़र आ रही है, गहराई नज़र आ रही है। और क्योंकि इसमें गहराई नज़र आ रही है इसका मतलब ये टू डायमेंशनल नहीं है, ये त्रिविमीय है, और इसमें 3 दिशाओं का समझ आ रहा है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई भी, इसलिए ये त्रिविमीय। उपयुक्त रेखाओं के गुण आकृति और उपयुक्त रेखाएं जो हैं वही हमारे आकार का गुण निर्धारित करती हैं, और विभिन्न प्रकार की आकृतियों का उपयोग करके हम बहुत तरह की आकृतियों का सृजन कर सकते हैं। अब किस किस तरह की आकृतियां होती हैं हमारे पास? बेसिकली 4 मूलभूत समूह हैं आकृतियों के। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल आसानी से कौन से हैं वो। सबसे पहला है प्राकृतिक आकृतियाँ। आपको इस फोटो में नज़र आ रहा है प्राकृतिक चीज़ें हैं, मोर है, पेड़ है, पौधे हैं, अंगूर है, ये बिल्कुल नेचुरल लग रहे हैं जैसे वो असली हो, तो इन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक आकृतियाँ। दिख रहा है आपको? फिर हम आते हैं फैशनेबल आकृतियाँ, जिसमें कि हम नॉर्मल फूल पत्तों का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे असली नहीं लग रहे हैं, डिज़ाइन लग रहा है, तो ये हो जाते हैं हमारी फैशनेबल आकृतियाँ। तीसरी है ज्यामितीय आकृतियाँ, जो कि हम लाइंस की जो ज्योमेट्री के जो ज्योमेट्री बॉक्स में चीज़ें हैं उससे बनाते हैं, जैसे कि ये हैं स्केल से बनाते हैं, कंपास का इस्तेमाल करते हैं, ये हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस, ट्रायंगल्स बने हुए हैं इसमें। और आखिरी है अमूर्त आकृतियाँ, जो कि मुक्त रूप से बनाई जाती हैं विशिष्ट वस्तु की, ये दिखाई नहीं देता और हर व्यक्ति इसको अपनी तरह से समझ सकता है। जैसे अगर ये पिक्चर आप देखो, कोई से पेड़ पौधा समझ सकता है, कोई आकाश समझ सकता है, कोई नदी देख सकता है, आपकी इच्छा है, ये अलग अलग लोगों को अलग अलग समझ में आती है। तो वस्तु में आकृति और रूप का क्या संबंध है? सामग्री का प्रभाव और सजावट जो है उससे आकृति बनती है। अलंकरण और कलाकृतियों का इस्तेमाल हमने कैसा किया है, स्थापन है या आवृत्ति है, बार बार उसको हमने रिपीट किया, और हमारा उन सब चीज़ों से तैयार होता है आखिरी पैटर्न, इन सब चीज़ों को जोड़कर। अब परिधान में रूपरेखा काटना और अंतिम विवरण को प्रदर्शित करना जो होता है, इसी को हम कहते हैं आकृति को फॉर्म देना। क्लियर है? अब लास्ट में आकृतियों को भी जोड़कर हम बनाते हैं पैटर्न।
पैटर्न क्या है? एक पैटर्न प्रतिरूप तब बनता है जब आकृतियां एक साथ समूहित की जाती हैं। समूहन एक प्रकार का या दो से अधिक प्रकार की आकृतियों का भी हो सकता है, और समूहन भी प्राकृतिक, रूढ़ि शैली का, ज्यामितीय एवं अमूर्त भी हो सकता है। जैसे अगर आप पहला वाला देखो तो इसमें आपकी ज़्यादातर अमूर्त लाइंस बनी हुई हैं, लेकिन इस वाले पिक्चर में लाइंस नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। तो हम मिला जुला कर किसी भी तरह की आकृति बना सकते हैं। ये तो पूरी तरह से सर्कल की तरह से है, तो हम अलग अलग तरह के शेप्स को जोड़कर एक पैटर्न तैयार करते हैं। टॉपिक्स क्लियर हो गए, सारे तत्व क्लियर हैं। अब मैं आपको ये 4-5 आपको फिगर्स दे रही हूँ। इन फिगर्स को देख के एनालाइज करके आपको ये क्या समझ में आ रहा है, इसकी डिटेल्स मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताओ। इससे मुझे समझ में आएगा आपको कि कितना समझ आ रहा है और कैसा लगा, इसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। आपके कमेंट बॉक्स ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वील डिस्कस अबाउट कलर्स। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।